हम लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। घर की बड़ी बेटी होने के नाते मुझ पे घर की सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, CDS, हरियाणा PCS, UK PCS, UP PCS, मैंने सारे एग्जाम्स दे डाले। और उस दौरान मैं हर रोज़ कहीं ना कहीं अपने आप को कोसती रहती थी कि मैं क्यों अपने घर वालों का सहारा नहीं बन पा रही हूँ। 2022 मई मेरे पिताजी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के चलते ICU में भर्ती करवाया गया। उस वक्त बहुत ही कोशिशों से मैंने अपना मेंस लिखा। मैं घर पे गई और मैंने अपने पापा को उस बेड पे देखा जहाँ पे उनको बहुत सारी नलियाँ लगी हुई थी। सिचुएशन थी आइदर डू इट और डाई। बचपन से सबके हजारों सपने होते हैं। किसी का सपना होता है इंजीनियर बनने का, किसी का सपना होता है डॉक्टर बनने का, और कुछ लोग तो बचपन में ही सपना देख लेते हैं कि उन्हें IAS ऑफिसर बनना है। मेरा सपना था एक्ट्रेस बनने का। मेरी जिंदगी में UPSC सिविल सर्विसेज यानी IAS बनने का सपना तब शुरू होता है जब मैं अपना एक सपना टूटते हुए देखती हूँ। जी हाँ, आज इसी कहानी की बात मैं करने वाली हूँ आपसे यहाँ पे। मेरा नाम तस्कीन खान है और मैंने UPSC सिविल सेवा 2022 में 736वीं रैंक हासिल की है। जो कहानी मैं आज आप सबके सामने शेयर करने वाली हूँ उसकी शुरुआत होती है देहरादून से। मेरे पिताजी 1980 में देहरादून में ग्रुप D सर्विसेज के लिए सेलेक्ट होते हैं और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। 1996 में उनकी शादी हुई और मैं और मेरी छोटी बहन वहीं पले बड़े। कक्षा 9 तक मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट थी। मैथ्स में बहुत ही पुअर थी, कुछ भी मुझसे ठीक से हो नहीं पाता था। सारे टीचर्स मुझे बहुत ज़्यादा इग्नोर करते थे और मुझ पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता था पढ़ाई का। मैं बहुत कोशिश करती थी, बहुत चीज़ों को रटने की कोशिश करती थी, मगर मुझसे नहीं हो पाती थी चीज़ें। कहीं ना कहीं मेरा बचपन बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में गुजरा था। आई वॉज ऑलवेज अ लोनली चाइल्ड। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकती और पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ छाड़ के मुझे शायद घर पे ही बैठ जाना चाहिए अपनी मम्मी के पास। लेकिन फिर कक्षा 9 में मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया और कहीं ना कहीं एक स्टेज प्रेजेंस ने मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी। एक थॉट मुझे बोलने के लिए बोला गया था स्टेज पे। वो थॉट था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उस थॉट को मैंने लगभग 50 से 100 बार तक रिहर्स किया शीशे के सामने कि कल मैं इस थॉट को इतने अच्छे से बोलूँगी कि उसके बाद सब मुझे स्कूल में जानने लगेंगे। फाइनली ऐसा हुआ। मुझे अभी भी याद है, मेरी टीचर थी शशि कपूर मैम। वो मुझे हमेशा बोलती थी कि तुम बहुत अच्छा करोगी अपनी ज़िंदगी में। लेकिन मुझे हमेशा लगता था कि जब मेरे कोई दोस्त नहीं है, जब मुझसे कोई बात नहीं करना पसंद करता, मैं अपना खाना भी अकेले खाती हूँ, तो मैं क्या ही करूँगी। क्योंकि क्या होता है ना, हमको अपनी लाइफ में सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन फिर अपने टीचर्स के सपोर्ट से और अपनी उस एक स्टेज प्रेजेंस के सपोर्ट ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं कहीं ना कहीं अपने ऊपर काम करना मैंने शुरू कर दिया। मैं पूरे दिन किताबों को बैठ के रटती थी कि मैं किसी तरीके से उन टॉपर्स की लिस्ट में आ सकूं क्लास के। और फाइनली क्लास 10th में ऐसा हुआ। मैथ्स जो हमेशा से मेरी कमज़ोरी रही थी, उसमें मैं फुल मार्क्स स्कोर करने लगी और फाइनली 10th स्टैंडर्ड में आई वॉज वन अमंग द टॉपर्स। इसके बाद स्कूल में मुझे कहीं ना कहीं सब लोग पहचानने लगे थे। सबको लगता था कि इस लड़की में कुछ तो बात है, शायद ये ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ करेगी। मगर कहीं ना कहीं मुझे ये लगता था कि मुझे एक्टिंग करनी है। बचपन से मेरी मम्मी मुझे हमेशा कुछ ना कुछ एक्ट करके हंसाने की कोशिश करती रहती थी। जब भी मैं रोती थी, मेरी बहन रोती थी, मम्मी हमेशा सामने आती थी और कुछ ना कुछ गा देती थी या कोई डायलॉग बोल देती थी जिससे हमारा रोता हुआ चेहरा हंस देता था। वो चीज़ मेरे अंदर हमेशा से थी। मगर एक बहुत बड़ा प्रेशर था। वो ये था कि 12th बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने हैं। मैंने साइंस ली, भले ही साइंस में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स समझ में भी नहीं आते थे। मगर मेरी कोशिश हमेशा से यही थी कि मुझे अच्छा स्कोर करना है। मैं पूरा पूरा दिन स्कूल में बैठती थी और अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री की किताबों में लिटरली
हाइलाइट कर करके रटा करती थी चीज़ों को। मुझे हर रोज़ 8 से 9 घंटे लगते थे अपनी उस पूरी किताब को रटने में। मुझे पता था कि कहीं न कहीं मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं और शायद उन चीज़ों को समझने के लिए मुझे कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, मगर मेरे पिताजी के पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो मुझे किसी कोचिंग में डलवा सकते। तो मेरे पास सिर्फ़ एक ही चारा था कि मैं उन किताबों को अपने सामने रखूँ और उसे याद कर लूँ, और फाइनली ये चीज़ मेरे लिए काम करने भी लगी। क्लास 11th के बाद कॉन्टिन्यूअसली क्लास 12th में मुझे अपने बोर्ड में हाईएस्ट मार्क्स मिलते हैं और मुझे और मेरी फैमिली को 15 अगस्त के दिन चीफ गेस्ट की तरह बुलाया जाता है। अपने स्कूल केंद्रीय विद्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की टॉपर होने के नाते मुझे बोला जाता है कि मैं नेशनल फ्लैग होस्ट करूं, और उस वक्त जो मेरे मम्मी पापा के मुंह की मुस्कान थी वो कुछ और ही थी। जब मेरी ये जर्नी स्कूल की समाप्त हुई, उसके बाद एक नई जर्नी शुरू हो जाती है। अपने कॉलेज में मैं पहली बार दुनिया की रियलिटी से वाकिफ़ हो रही थी। इससे पहले मेरा एक ही शेड्यूल हुआ करता था, घर से स्कूल, स्कूल से घर। मम्मी-पापा हमेशा आस-पास रहते थे। कभी घूमने तक नहीं गई थी मैं। कॉलेज में आके एनएसएस का पार्ट बनती हूँ और फिर धीरे-धीरे स्काउट्स एंड गाइड्स का भी पार्ट बनती हूँ। हमारे बहुत सारे कैंप्स हुआ करते थे जहाँ पे हमें गाँव और बस्तियों में ले जाया जाता था, जहाँ पे हमें उनकी रियलिटी के बारे में वाकिफ़ करवाया जाता था। कहीं न कहीं वो चीज़ मुझे इतना ज़्यादा अंदर से झंझोड़ के रख देती थी कि मैं सोचती थी कि क्यों मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि मैं इन लोगों की लाइफ़ में डायरेक्टली चेंज ला सकूँ। उस समय मेरे पास सिर्फ़ एक रास्ता था कि मैं किसी तरीके से लोगों को अवेयर कर सकूँ। कुछ और स्टूडेंट्स के साथ मिलके हमने विश्वास नुक्कड़ नाटक मंडली नामक ग्रुप एक बनाया, जिससे हम देहरादून के कोने-कोने में जाके सोशल थीम्स पे प्लेस किया करते थे। हम लोगों ने 3 साल तक लगातार देहरादून के अलग-अलग कोनों में जाकर बहुत सारे स्ट्रीट प्लेस किए। लेकिन दुःख मुझे तब हुआ जब मैं लोगों को देखती थी कि लोग हम पे सिर्फ हँस रहे हैं, और लोगों को लगता था कि हम लोग कुछ एक्टर्स हैं जो सिर्फ पब्लिक अट्रैक्शन के लिए ये काम कर रहे हैं। वहाँ से मुझे रियलाइज़ हुआ कि कहीं न कहीं एक इंसान के पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो लोगों की लाइफ में डायरेक्टली इम्पैक्ट कर सके। कहीं न कहीं मेरे अंदर लोगों के लिए एक संवेदना जग रही थी, और कहीं न कहीं मेरे अंदर वो जज़्बा भी आ रहा था कि कैसे मैं इन लोगों की लाइफ के अंदर चेंज ला सकती हूँ। मगर तब तक मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ के बारे में कुछ नहीं पता था। तो इसलिए जो मेरा पैशन था, वो कहीं न कहीं मुझ पे हावी होने लग गया। मेरा रुझान धीरे-धीरे मॉडलिंग, कैमरास और एक्टिंग की तरफ बढ़ने लग गया, और मैंने अपने कॉलेज टाइम से ही मॉडलिंग और एक्टिंग स्टार्ट कर दी। मैंने बहुत सारे नेशनल थिएटर्स के लिए परफॉर्म किया, बहुत सारे पैजेंट्स में पार्टिसिपेट किया, और फिर एक बहुत बड़ा सपना मेरी ज़िंदगी में आ गया, वो था मिस इंडिया बनने का। 2 साल की रिगरस मेहनत के बाद मैं मिस इंडिया ऑडिशन देने जाती हूँ, और वहाँ पे मुझे ऑडिशन नहीं देने दिया जाता है। रीज़न क्या था? सिर्फ़ एक, कि मेरी हाइट 5'5" से सिर्फ 2 mm कम थी। 2 साल की मेहनत चकनाचूर हो गई। वर्ष था 2018। मेरे पिताजी का रिटायरमेंट हो गया था। हम लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इतनी ख़राब थी कि जब 12वीं कक्षा में मैंने अपना इंजीनियरिंग का एंट्रेंस दिया, तब मैं कोई इंजीनियरिंग कॉलेज भी जॉइन नहीं कर सकी, क्योंकि मेरे पापा के पास उतने पैसे नहीं थे। 2018 में हम लोग मेरठ शिफ्ट हो जाते हैं, और तब घर की बड़ी बेटी होने के नाते मुझ पे घर की सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। पापा के हेल्थ इश्यूज़, बहन की पढ़ाई की जिम्मेदारी, और मम्मी के भी हेल्थ इश्यूज़, इन सब की जिम्मेदारी थी मेरे कंधों पे। अब मेरा ये फ़र्ज़ बन गया था कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकूं, और कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा की जिम्मेदारी और अपनी फैमिली की जिम्मेदारी को संभाल सकूं। तो गवर्नमेंट जॉब्स को सबसे ज़्यादा सिक्योर जॉब्स माना जाता है, स्पेशली लड़कियों के लिए। तो मैंने भी 2019 से गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, और उनको फाइनेंस करने के लिए मैंने घर पे ही ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किया। मेरी एनसीईआरटीज़ की प्रिपरेशन उस दौरान बहुत स्ट्रांग हो गई थी, और इसी दौरान मुझे अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर्स में से किसी एक फॉलोअर से पता चलता है यूपीएससी के बारे में। मैं उनका प्रोफाइल चेक करती हूँ, जहाँ उन्होंने बहुत सारे लबासना के पिक्चर्स डाले हुए थे, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगने लगता है कि शायद मैं भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकती हूँ। जब मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी मोटिवेट किया,
और मैंने उनको बताया कि मेरी एनसीईआरटीज़ प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ज़रूर ये अटेम्प्ट दो। उस साल मैंने अटेम्प्ट भी दिया, मगर वो प्रिपरेशन काफ़ी नहीं थी कि मैं यूपीएससी क्रैक कर पाऊँ। लेकिन इतनी काफ़ी थी कि मैं किसी न किसी इंस्टीट्यूट में एंट्रेंस दे के वहाँ से स्कॉलरशिप हासिल कर पाऊँ, और ऐसा हुआ भी। 2019 में हज कमेटी ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम क्रैक करके मैंने वहाँ पे स्कॉलरशिप ली और वहाँ पे 1 वर्ष अच्छे से प्रिपरेशन की। उस 1 वर्ष में प्रिपरेशन करने के बाद मैं अपना पहला पेपर तो क्वालिफ़ाई कर पाई, मगर वो जो मैथ्स कमज़ोर था मेरा बचपन में, वो कहीं न कहीं अभी भी मुझे हॉन्ट कर रहा था और मैं अपना सीसैट क्वालिफ़ाई नहीं कर पाई। इसके बाद मैं 1 महीना अपने घर पे रही और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस मैंने क्वालिफ़ाई किया। उस वर्ष मेरे कंधों पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी भी आ गई थी और कहीं न कहीं फ़ाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का प्रेशर भी था। बहुत सारे दूसरे सोशल प्रेशर्स भी थे, जैसे शादी और बाकी सारी चीज़ें। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं कोई भी सर्विसेज़ ले लूँगी, चाहे वो स्टेट सर्विसेज़ हों, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं, सीडीएस, हरियाणा पीसीएस, यूके पीसीएस, यूपी पीसीएस, मैंने सारे एग्ज़ाम्स दे डाले। उनमें से सारे एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफ़ाई भी किए, मगर 2 एग्ज़ाम्स का रिज़ल्ट बीच में ही कैंसल कर दिया गया। यूपी पीसीएस के इंटरव्यू तक मैं पहुंची, लेकिन उस दौरान मैं बहुत सारी दूसरी सिचुएशन से भी गुजर रही थी और वो सिचुएशन थी मेरे पिताजी की हेल्थ। 2022 मई मेरे पिताजी को न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के चलते आईसीयू में भर्ती करवाया गया और वही वो टाइम था जब मेरा प्रीलिम्स 2022 करीब आ गया था। मैं कंफ्यूज थी कि मुझे ये अटेम्प्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन ज़ीरो थी, मगर फिर भी मैंने अटेम्प्ट दिया और वो क्वालिफाई भी हो गया। मगर अब दूसरे टेंशन्स कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे हो गई। पापा की हेल्थ खराब होती जा रही थी और मुझे हर 3 दिन में अपने घर जाना पड़ता था और फिर वापस आना पड़ता था। मेरी मम्मी की हेल्थ भी ठीक नहीं रहती थी और मेरी बहन एंजाइटी इश्यूज से डील कर रही थी। उस समय हमें लोगों के और अपने रिश्तेदारों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मगर मजबूरन हमारे पास कोई भी नहीं था। मेरी बहन न जाने कितने वक्त का खाना भी नहीं खा पाती थी। मेरी मम्मी को 4 ऑटो बदल के पापा को हॉस्पिटल देखने जाना पड़ता था और उस दौरान मैं हर रोज़ कहीं न कहीं अपने आप को कोसती रहती थी कि मैं क्यों अपने घरवालों का सहारा नहीं बन पा रही हूँ। हर 2 दिन में मेरठ आना, फिर दिल्ली आना, आंसर लिखना, फिर वापस जाना। 2 महीने तक यही शेड्यूल था और नहीं समझ में आ रहा था कि मैं आगे क्या करूँगी। उसी दौरान मैं डिप्रेशन का शिकार हो गई और वो डिप्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि मुझे बहुत ज़्यादा सुसाइडल थॉट्स भी आने लगे। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं पढ़ाई कैसे करूँ? उन्हीं हालातों में मैंने सोचा कि मुझे अपनी कंडीशन किसी से तो शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि ना ही मेरा कोई दोस्त था, ना ही कोई ऐसे लोग थे जो मुझे सपोर्ट कर सके और एक्सटर्नल प्रेशर बहुत ज़्यादा था उस समय पे। तो अतिया फाउंडेशन के सर थे हमारे, जिनसे मैंने अपनी ये सिचुएशन शेयर की और सर कहीं न कहीं मुझे जान पाए कि मैं किस सिचुएशन से गुज़र रही हूँ। आई स्टिल रिमेंबर अतिया मैम, जो मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास ले गई एंड देन साइकियाट्रिस्ट ने मुझे कुछ दवाइयाँ दी, जो कि सिर्फ 20 दिन का कोर्स था और वो दवाइयाँ खा के मैं या तो पूरे दिन सोती रहती थी या फिर उठती थी तो मुझे कुछ याद नहीं रहता था। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ साहिल सर और रतिया मैम की कि उन्होंने मुझे ऐसे समय पे सपोर्ट किया जब ना ही मेरे पास पैसा था, ना ही मेरे पास रहने के लिए जगह थी और ना ही मेरी फैमिली कंडीशन इतनी अच्छी थी कि मैं कुछ कर पाती अपने घरवालों के लिए। उस वक़्त बहुत ही कोशिशों से मैंने अपना मेंस लिखा और लास्ट पेपर में मुझे याद है कि मेरा एक क्वेश्चन छूट गया था और वो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इस एक क्वेश्चन की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। पूरे मेट्रो में मैं रोती-रोती आई। मैं अपने आप को पनिश करना चाहती थी। मैं ये चाहती थी कि मैं इतनी सारे सपने लेके जब इस फ़ील्ड में आई हूँ और जब मैं इतना सब कुछ डील कर रही हूँ, तो मैं ये कैसे अफ़ोर्ड कर सकती हूँ कि मैं एक क्वेश्चन छोड़ के आऊँ। उस सिचुएशन के बाद मैं घर पे गई और मैंने अपने पापा को उस बेड पे देखा, जहाँ पे
उनको बहुत सारी नलियाँ लगी हुई थी और मैं अपने आप को बस कोसती थी उस टाइम पे कि मैं क्यों कुछ नहीं कर पा रही हूँ उनके लिए। उसके बाद मैंने अपने पापा को ये ढाँढस बंधाया कि पापा बस कुछ दिनों में यूपीपीसीएस का रिज़ल्ट आ जाएगा और इंशाल्लाह पॉज़िटिव आएगा, आप होप रखिए, हमारी कंडीशन बहुत अच्छी हो जाएगी इसके बाद। अक्टूबर में रिज़ल्ट आता है और उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं था। पेपर बहुत अच्छे गए थे, पर पता नहीं क्या हुआ कि नाम नहीं आया। मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अपने घर में बता पाती ये चीज़ कि मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं है। जब मैंने ये चीज़ अपनी मम्मी को बताई, मेरी मम्मी रोने लगी, मेरी बहन रोने लगी। मुझे अभी भी याद है हम लोग पूरी रात बैठ के सिर्फ़ रो रहे थे कि अब क्या होगा आगे? क्योंकि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ यूपीएससी का मेंस दिया था और उसमें भी ऐसा लगता था कि शायद यहाँ पे सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। 1 महीना नवंबर का बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में गुज़रा और फिर दिसंबर में यूपीएससी से इंटरव्यू कॉल आया। वो मेरे लिए एक ऐसा लम्हा था जब मुझे लगा कि ये एक पल है जो मुझे अपने आप को प्रूव करने का चांस दे रहा है। मेरी फ़ील्ड बिल्कुल डिफरेंट थी, उस फ़ील्ड को मैंने चेंज किया। इस पूरी जर्नी में बहुत सारे स्ट्रगल्स मैंने फ़ेस किए और अब एक मौका मिला अपने आप को प्रूव करने का। सिचुएशन थी आइदर डू इट और डाई। हर दिन अपने आप को मैं यही बोलती थी कि तुम कर लोगी, तुम कर लोगी। हर दिन अपने घर वालों से बात करती थी और उनको बताती थी मम्मी सिर्फ 1 महीना और, सिर्फ 2 महीना और, सिर्फ 3 महीना और फिर सब ठीक हो जाएगा। फिर आता है मेरे इंटरव्यू का टाइम। मेरे इंटरव्यू के टाइम में 24 जनवरी दिनांक मुझे अभी भी याद है। उस दिन मुझे एक मेजर डिप्रेशन अटैक आया और मैं बहुत तेज़-तेज़ रोने लगी। उस समय जो मेरे साथ हुआ शायद मैं यहाँ पे नहीं शेयर कर पाऊँ, मगर वो शायद किसी के साथ कभी नहीं हो। रात के 11 बजे मैं तलाश कर रही थी एक जगह की, कि इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मुझे कोई जगह मिल जाए, जहाँ से मैं अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकूँ। और फिर सर्वकॉन फाउंडेशन ने मुझे वो जगह प्रोवाइड की और वहाँ से मैंने अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन शुरू की। 15 तारीख को मैंने अपना इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के बाद मैं जब बाहर आई, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत बड़ा बोझ जो है वो मेरे सर से उतर गया। मगर अब फिर एक नया बोझ, रिज़ल्ट का टेंशन। अब रिज़ल्ट में क्या होगा? पूरा अप्रैल इसी कन्फ्यूज़न में निकल गया कि रिज़ल्ट कैसा आएगा? मेरा नाम उस लिस्ट में होगा भी या नहीं? क्योंकि मैं इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं हूँ। मैं जब अपने आस-पास के कॉम्पिटिशन को देखती हूँ, आईआईटीएन्स, इंजीनियर्स, मेडिकल बैकग्राउंड से लोग आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि मैं उनके सामने कुछ नहीं हूँ। एक ऐसी लड़की जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी है, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ी है, वो कैसे इस एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई कर पाएगी? मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं अपना नाम उस पीडीएफ में देख पाऊँ या मैं उस रिज़ल्ट को भी खोल पाऊँ। उस समय मुझे क्या, मेरे आस-पास वाले लोगों को भी ये लगता था कि इसने अपनी ज़िंदगी में इतने फेलियर्स देखे हैं, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो मॉडलिंग हो, पेजेंट्री हो और चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज़ हो। जब कहीं नहीं हुआ तो शायद यहाँ पे भी ना हो, मगर फाइनली उस रिज़ल्ट में मेरा नाम था और वो एक मोमेंट था, जिस मोमेंट का शायद मैंने अपने बचपन से लेकर अब तक इंतज़ार किया कि एक पॉइंट ऐसा हो, जब मैं एक रात चैन की नींद सो पाऊँ और इतना रिलैक्स हो पाऊँ कि हाँ, शायद ये एक मोमेंट है, जो मेरी ज़िंदगी में सबसे खुशहाल मोमेंट है। अपनी पूरी जर्नी को देखने के बाद एक बात पे तो मुझे यकीन हो गया है कि हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है, वो एक पर्पस के लिए होता है। एक्टिंग, मॉडलिंग छोड़ना और उसके बाद यूपीएससी क्लियर करना। कहीं न कहीं जो जज़्बा मेरे अंदर शुरू से था, जब मैं अपने कॉलेज टाइम में नुक्कड़ नाटक किया करती थी और एनएसएस का पार्ट थी, कि कहीं न कहीं मुझे लोगों के ज़िंदगी में एक डायरेक्ट इम्पैक्ट लाना है। उतना जज़्बा, उतनी कैपेसिटी मेरे पास होनी चाहिए कि मैं लोगों के लिए कुछ कर सकूँ और साथ-साथ अपने परिवार का सहारा बन सकूँ। वो चीज़ आज इस रिज़ल्ट के बाद मुझे क्लियर हो गई और फाइनली आज यूपीएससी क्रैक करने के बाद आज मैं इस सिचुएशन में हूँ कि जो मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी थी मेरे परिवार की, मैं उसे भी निभा सकती हूँ और साथ-साथ जो मेरे अंदर एक सोशल स्पिरिट थी कि लोगों पे मुझे एक डायरेक्ट इम्पैक्ट डालना है,
मैं वो भी कर सकती हूँ। तो ये थी मेरी कहानी। मुझे नहीं पता आप लोगों को इससे क्या सीख मिलेगी, लेकिन हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस सेम सिचुएशन से गुजर रहे हो। आप सबको डिप्रेशन के ख्याल आते हो, सुसाइडल थॉट्स आते हो, लगातार फेलियर्स मिल रहे हो। पर हमेशा एक बात ध्यान रखिए कि आपकी ज़िंदगी में एक मोड़ तो शायद कभी ऐसा आएगा जो आपको वो एहसास दिलाएगा कि शायद जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो मेरी स्ट्रगल का एक पार्ट था, और आगे बहुत कुछ अच्छा मेरी ज़िंदगी में उस ऊपर वाले ने ज़रूर लिखा हुआ है। कभी हार ना मानने का एक प्रण आपको अपने अंदर लेना पड़ेगा। मैं जानती हूँ ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, और बहुत टाइम हमको लगता है कि हम गिव अप कर देते हैं, इससे आगे तो शायद नहीं हो पाएगा। मगर अपने आप को ब्रेक दीजिए, भले ही एक लंबा ब्रेक, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू कीजिए चीज़ों को। बहुत सारी स्ट्रगल्स होंगे जो आपको आपकी लाइफ में देखनी पड़ेंगी, लेकिन फिर हमेशा एक बात याद रखिए जो मैंने अपने स्कूल टाइम में सीखी थी कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो बिफोर एंडिंग, जोश टॉक यूपीएससी टीम की तरफ से आप सबके लिए एक मैसेज है जो शायद आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करे। सो डू वॉच इट। हेलो एस्पिरेंट्स, हम में से बहुतों का सपना है आईएएस ऑफिसर बनने का, लेकिन ये जर्नी बहुत महंगी है, और इसलिए बहुत एस्पिरेंट्स ने हमें रिक्वेस्ट किया कि क्या जोश एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं फाइनेंशियली उनकी जर्नी में। तो इसलिए जोश टॉक्स ने कांटेक्ट किया इंग्लिश मीडियम के लिए केएसजी आईएएस के खान सर को, और आईएएस हब के एमके यादव सर को, और हिंदी मीडियम के लिए निर्माण आईएएस के केडी सर को। आपने शायद नाम तो सुना ही होगा। खान सर, एमके यादव सर और केडी सर तीनों ही यूपीएससी के बहुत ही शानदार टीचर्स हैं जो दिल्ली में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़ाते हैं। एमके यादव सर की एक बहुत फेमस स्टूडेंट रितिका जिंदल मैम ने 2018 में AIR 88 हासिल किया। उन्होंने जोश टॉक्स भी दी है। उनके और बहुत से स्टूडेंट्स ने भी जोश टॉक्स दी हैं जो कुछ ही टाइम में रिलीज होंगी। खान सर और केएसजी आईएएस को तो इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। देश के सबसे जाने माने और रिस्पेक्टेड इंस्टीट्यूट्स में से है केएसजी। टीना डाबी, शायद आपको नाम याद होगा, सर की स्टूडेंट रही थी। केडी सर के भी बहुत स्टूडेंट्स ने यूपीएससी में टॉप रैंक्स प्राप्त की हैं। कुछ ही समय में सर के भी बहुत से स्टूडेंट्स की टॉक्स रिलीज होने वाली हैं। तो हमने तीनों सर को कांटेक्ट किया और रिक्वेस्ट किया कि जोश की फैमिली के लिए अगर वो एक बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप दे पाए, क्योंकि अब 24 में जो भी अटेम्प्ट देना चाहते हैं उनके लिए तैयारी करने का टाइम आ गया है। हमें बहुत ही खुशी है कि तीनों सर ने जोश की टीम को इसमें सपोर्ट किया है। जोश की फैमिली के लिए तीनों सर हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे, यानी कि वही क्वालिटी एजुकेशन जिसकी फीस लाखों में जाती थी, अब हम अफोर्ड कर पाएंगे। ये हेल्प वैल्यूएबल है सबसे ज़्यादा हम नए एस्पिरेंट्स के लिए, जिन्हें फाउंडेशन कोर्स करना तो है लेकिन लाखों की फीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते। जोश फैमिली की ये स्कॉलरशिप पाने के लिए हम नीचे दिए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जब आपको कॉल आए तो प्लीज़ मेंशन करना मत भूलना कि आप जोश फैमिली का पार्ट है, ताकि आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाए। जोश टॉक्स को बहुत गर्व है कि अब एस्पिरेंट्स को जोश सिर्फ कहानियों से नहीं बल्कि असलियत में फाइनेंशियली सपोर्ट कर पा रहा है। जोश टॉक्स का सपना कभी भी सिर्फ टॉक्स बनाना नहीं था। जोश का मानना है कि हम सब में एक काबिलियत है अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा हासिल करने की, मगर कुछ परिस्थितियां हमें ये अपने अंदर के टैलेंट को बाहर आने नहीं देती। लेकिन अब कम से कम हमारी फाइनेंशियल स्थिति हमें अपने आईएएस के सपने से रोक नहीं सकती। जोश टॉक्स एक बड़े भाई की तरह है, हर वक्त हम सबको जिंदगी में आगे ले जाने के प्रयास में लगा रहता है। आप जाके बस अपना 100% दीजिए, एक भी दिन जाया ना होने दें, बाकी सब जोश के हाथ में। जय हिंद।